हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। जैसे तुम रजिस्टर का पढ़ा, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर का भी उसके पहले पढ़े थे, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो उसी प्रकार सेल का भी होता है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो छोटा सा टॉपिक है, इजी टॉपिक है, समझते हैं इसको। तो आज का हम लोग का टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स या तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। क्या निकालेंगे भाई यहाँ पे हम लोग? इक्विवेलेंट सेल। इक्विवेलेंट सेल मतलब कि दो के जगह या तीन के जगह एक सेल। तो देखो इसमें है क्या भाई, कॉन्सेप्ट क्या? पहला है सीरीज, सीरीज ग्रुपिंग। किसका? सेल्स का। सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ठीक है, इसमें क्वेश्चन को पहले समझो। सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि एक सेल है, ठीक है, इसका ईएमएफ ई है, एक्चुअली E1 है, और इंटरनल रेजिस्टेंस इसके भीतर का R1 है। अब देखो हम क्या बताए थे तुमको, दो तरीका से लिखा जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस को। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या था? जो इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस होता है, उसको या तो हम लोग ऐसे बनाते हैं और बाजू में ऐसे रेजिस्टर बनाते हैं, लिखते हैं ईएमएफ ई रेजिस्टेंस आर। एक तो ये हो गया। इसी को एनसीईआरटी ऐसे भी दर्शाता है कि सेल है और मने में सोचो कि ईएमएफ ई, और इसके नीचे लिख देगा कि इसी का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो गया? आर हो गया। तो वो तुम मन में सोच लो कि बाजू में बनाया जाता है या फिर ऐसे। तो सेल के अंदर ये सब तो सिंबल है ना भाई, तो इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, तो ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हैं, मन में दिमाग रखो। अब एक और यहाँ पे भाई सेल है, इसका ईएमएफ E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। क्लियर? अब सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये दोनों आप देख रहे हैं कि जो है, ये दोनों जो है सीरीज में लगा हुआ है, आजू बाजू लगा हुआ है, सीरीज में लगा हुआ है। और यहाँ पे बोल रहा है कि इन दोनों के इक्विवेलेंट हम लोग को एक सेल खोजना है, एक सेल जिसका ईएमएफ ई इक्विवेलेंट हो और रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट हो। मतलब इन दोनों को हटा के हम लोग को एक सेल लगाना है, ये दोनों मिलके जो काम करेगा। अब काम क्या है देखते हैं। वो ये वाला अकेले उतना ही काम करेगा, किसी भी अगर हम क्लोज्ड सर्किट में अगर इसको लगा दें तो ये जो उस सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करेगा, प्रोड्यूस करेगा, ये अकेले उतना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करेगा। सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब कि ये पॉइंट अगर ए है और ये बी है, अब इस पूरे सिस्टम को उठाए और हम किसी सर्किट में लगा दिए। सर्किट का मतलब जैसे कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, लेट अस सपोज आर। अब इसको उठा के यहाँ पे नीचे लगा दिया ऐसे, ठीक है, तो सर्किट में कुछ ना कुछ तो करंट आएगा। इसको उठा के यहाँ रख दिए तो सर्किट में कुछ ना कुछ करंट आएगा, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करेगा। अब अगर इन दोनों के जगह पे हम एक सेल लाए, इसको अकेले लाए, अब ये दोनों हटा और ये अकेले आ गया। पहले इक्विवेलेंट का मतलब समझो, ई इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट। अब ये दोनों काम जो कर रहा था, काम क्या कर रहा था? पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करके करंट प्रोड्यूस कर रहा था। ठीक है, यही ना काम है भाई। सर्किट में क्या काम करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करके क्लोज सर्किट में करंट पैदा करेगा। तो ये जो काम कर रहा था, ये अकेले उतना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करके सर्किट में करंट पैदा कर देगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा कि क्या है इक्विवेलेंट सेल का कॉन्सेप्ट। दिस इज द इक्विवेलेंट सेल ऑफ दिस ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे बहुत ईजी है। क्या है भाई, आइए देखते हैं। सबसे पहले बताओ R1 R2 सीरीज में, क्योंकि दो रेजिस्टेंस है इसके अंदर का, तो वो दोनों R1 और R2 पहले आराम से सोचो। रेजिस्टेंस को अलग सोचो, ईएमएफ को अलग सोचो। पहले तुम सोचो कि भाई ए और बी के बीच में दो रेजिस्टेंस है, तो दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो सिंपल सा बात है कि हम लोग का आर इक्विवेलेंट हो जाएगा सीरीज में R1 प्लस R2। रेजिस्टेंस का तो हम लोग ग्रुपिंग पढ़ चुके हैं, तो आर इक्विवेलेंट तो डायरेक्ट हो जाएगा R1 प्लस R2। लेकिन अब हम लोग को इक्विवेलेंट सोचना है। अब ईएमएफ के बारे में सोचो, तो ईएमएफ के बारे में कैसे सोचेंगे? चलो वही वाला काम करो जो करते हो। यहां पे मान लो कि तुम्हारे पास पोटेंशियल भी है, याद है मैं बहुत बार तुम लोग को सिखा दिया, प्लस माइनस, कि जब एक ब्रांच हम तुमको देते हैं
और बोलते हैं यहाँ से वहाँ चलो, मूव करो, तो इक्वेशन लिख के नहीं दिखा दोगे? कितना पिछले वीडियो में भी लास्ट 2 प्रॉब्लम में किए, उसके पिछले वीडियो में भी हम यूज किए थे। व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ पहले बताए थे ना, व्हीटस्टोन ब्रिज वाला वीडियो देखो, उसका स्टार्टिंग 2 प्रॉब्लम्स को देखो, एक सीबीएसई बोर्ड का भी क्वेश्चन करा है, एक्चुअली 3 प्रॉब्लम्स को देखो, ठीक है। तो अब चलो यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, वी है। अब आगे बढ़ेंगे प्लस से माइनस तो माइनस E1, फिर आगे चलेंगे तो प्लस से माइनस माइनस E2, पहुंच गए बी पे, तो उतना पैसा बच गया, नहीं बताते थे ऐसे? तो इक्वेशन तुमको ओपन ब्रांच में तो लिखने आता है, ठीक है ना, कि एक हम लोग को मतलब एक ब्रांच है उसमें हम लोग ऐसे लिखते हैं इक्वेशन। तो चलो, तो वी ए माइनस वी बी ये दोनों उधर गया, दिस इज E1 प्लस E2। अब यही जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अकेले ये पैदा कर रहा है, तो तुम इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग ई इक्विवेलेंट करते हैं, क्योंकि इसके लिए तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, अगर इसके लिए लिखोगे तुम तो डायरेक्ट ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे वी है, ठीक, फिर चल रहे प्लस से माइनस माइनस ई इक्विवेलेंट, पहुंच गए बी पे तो वी बी, तो यहाँ से वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट, ईएमएफ का इक्विवेलेंट। तो हम लोग वी ए माइनस वी बी ही ना इक्विवेलेंट है, तो उसको लिख सकते हैं ई इक्विवेलेंट इज E1 प्लस E2। कोई बच्चा बोलेगा तो बहुत इजी हो गया सर। तो ये हम लोग का फॉर्मूला आ गया सीरीज ग्रुपिंग के लिए 2 सेल्स का। यही मान लो एक और सेल रहा था, तो फिर तुम ई इक्विवेलेंट, इस पर और प्रॉब्लम देंगे एग्जांपल, पहले डेरिवेशन कर दे सिंपल। तो ये देखो सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में आता है, तो हम लोग को ऐसे इतना ये डायग्राम बना के इतना करना पड़ता है कि ई इक्विवेलेंट है E1 प्लस E2 और आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 फॉर दिस फिगर, दिस स्टैंडर्ड फिगर। अब कोई बच्चा सोचेगा सर सेल पलट के रखा रहता, तो उस सब में आएंगे अभी हम लौट के, ठीक है। अभी पहले स्टैंडर्ड डेरिवेशन कर दें, फिर हम लोग सोचेंगे थोड़ा देर के बाद, 5 मिनट के बाद, पैरेलल वाला के बाद, इसको अगर उलट के रख देंगे तो क्या होगा भाई। तो कोई बच्चा बोलेगा इक्वेशन तो लिखा ही जाएगा सर, ठीक है ना। तो अभी पहले नोट करो स्टैंडर्ड नोट्स, पैरेलल का कर दी, बहुत ईजी था। जैसे देखो रफ में बता देते ना, चलो तो बता ही देते, पहले रफ में समझो, इसको कॉपी के पीछे लिखना। जैसे कि मान लो हम तुमको सेल देते हैं, अभी ईएमएफ सिर्फ लेते हैं, जैसे ऐसे दे दे ईएमएफ, 3 सेल ले लिए, देखो अब 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, तुम लोग सब कर दोगे, सब तुम लोग कर दोगे। अब कैसे, मान लो कि इसका ईएमएफ है लेटर सपोज 5 वोल्ट, लेटर सपोज 2 वोल्ट, लेटर सपोज 3 वोल्ट, और ई प्लस माइनस और ई माइनस प्लस, ओ हो। चलो तो पहले रुक जाओ, इसको भी प्लस माइनस लेते हैं। चलो लो, अब हम बोलेंगे ना कि इक्विवेलेंट ईएमएफ लिखो, सीरीज में है वो तो साफ दिख रहा है, तो तुम यहां से चलना शुरू करोगे ए से, तो मान लो वी है। अब यहां से चल रहे प्लस से माइनस तो माइनस, फिर चल रहे प्लस से माइनस तो माइनस, फिर चल रहे प्लस से माइनस तो माइनस, पहुंच गए बी पे। तो वी ए माइनस वी बी हम लोग का कितना हो गया, 5 2 7 10, ठीक है ना, 10 वोल्ट आ गया। और यही हम बताए थे कि अगर इन तीनों के जगह पे सिग्नल रखते हैं तो वही पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, इक्विवेलेंट। यहाँ ई इक्विवेलेंट हम लोग का कितना आ गया, 10 वोल्ट आ गया। यही मजा तब आता था, ये तो समझ गए एकदम, अच्छा से देख लो, एकदम रफ में समझो, कॉपी के पीछे कर लो। अब इसी में अगर हम मान लो कि एक सेल उल्टा लगा दिए, उल्टा, अब हम तुमको बोले ई इक्विवेलेंट निकालो, माइनस इधर है प्लस इधर है। अब बताओ, ये तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हो गया। इसमें अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे चलो वी ए हो गया, फिर चल रहे प्लस से माइनस तो माइनस, फिर चल रहे प्लस से माइनस तो माइनस, लेकिन माइनस से प्लस तो अब तो प्लस हो गया, लौट के बी पे पहुंच गया। तो यहाँ पे अगर तुम पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी देखेगा तो 5 और 2 हो गया तुम्हारा 7, -7 + 3 -4 उधर गया +4, तो ये तो 4 वोल्ट का ईएमएफ हो जाएगा ना। मतलब इन तीनों की जगह एक सेल लगाएंगे जिसका इधर ज्यादा हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस। अभी भी देखो वी ए माइनस वी बी पॉजिटिव आया है, तो जो इक्विवेलेंट सेल होगा इन इसका इधर की ओर 4 वोल्ट का हो जाएगा, प्लस इधर रखेंगे। तो इरफ में समझ में आ गया कि 2 सेल रहे, 3 सेल रहे, इक्विवेलेंट ईएमएफ तुम तुरंत लिख दोगे। इक्विवेलेंट ईएमएफ का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 टर्मिनल्स, ठीक है। चलो मीनिंग भी समझ में आ रहा है तुमको, क्योंकि हम पूरा लॉजिक से समझाते हैं तुमको कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, ठीक है। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ बिटवीन द 2 टर्मिनल्स, ठीक है। अब देखिए, अब पैरेलल में लेते हैं।
सेकेंड हम लोग का है वही पोटेंशियल डिफरेंस, फिर से पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। सेकेंड हम लोग का है पैरेलल, मतलब कि दो सेल अगर पैरेलल में लगा हुआ है तब कैसे होगा उसका इक्विवेलेंट। तो देखो अब दो सेल अगर पैरेलल में लगा हुआ, ठीक है, यही पे डायग्राम बनाते हैं। देखो जैसे कि एक सेल है, इसका भी हमको काम है, हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे बना रहे हैं R1 और EMF है इसका E1। फिर एक सेल है, इसका EMF है E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस है R2, ठीक है, A और B। अब सब समझ ही गए होंगे, A और B जो टर्मिनल है इसके बीच में दो सेल है पैरेलल में। अब हमको A और B के बीच में दोनों को नोच के फेंको और एक सिंगल लाओ। अब मीनिंग हम बहुत अच्छा से पीछे समझाए थे अभी लास्ट वाला में कि एक सिंगल लाओ जो A और B के बीच में अकेले लगा दे तो वही काम करे। जैसे A और B के बीच में सोचो ना एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाते हैं, अब ये दोनों मिलके इसमें कोई ना कोई तो करंट प्रोड्यूस करेगा ना। अब ये दोनों हटा दे और इसी को लगा दे अकेले तो उतना ही करंट प्रोड्यूस करे उस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में, क्योंकि उतने पोटेंशियल डिफरेंस, ये दोनों मिलके जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा कर रहा है ये अकेले उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करे। अब पोटेंशियल डिफरेंस सेम तो करंट सेम, क्योंकि रेजिस्टेंस तो आ रही है, ठीक है। तो पहले मीनिंग को समझो, क्योंकि बहुत बच्चा पढ़ लेता है अपने से NCERT लेकिन समझ नहीं पाता है कि मीनिंग क्या है। जब हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट सेल, इसका मतलब मीनिंग क्या है भाई? तो पोटेंशियल डिफरेंस जो दोनों टर्मिनल के बीच में हो, ये दोनों जितना प्रोड्यूस कर रहा है A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, ये अकेले उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करे। तो फिर से देखो, पहले रेजिस्टेंस को सोचते हैं और फिर EMF को सोचते हैं। तो पहले रेजिस्टेंस को सोचो कि इस ब्रांच में सिर्फ R1 है, इसमें R2 है। अब R1 R2 पैरेलल में, तो पैरेलल के लिए एक ट्रिक भी बताए थे, प्रोडक्ट बाय सम। तो सिर्फ रेजिस्टेंस का सोचेंगे तो तुम पहले से जानते हो R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, ये तो तुम पहले से जानते हो, ठीक है। अब सोचेंगे कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट। तो हम लोग को तो एक्चुअली क्या निकालना है सब बच्चा जानता है, हम लोग को तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और उस पोटेंशियल डिफरेंस को इक्विवेलेंट लिख देंगे। तो देखो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि इस लूप में करंट है, ठीक है। लेट अस सपोज कि इस लूप में एक करंट फ्लो कर रहा है I, ठीक है। अब ये I अपना ऐसे 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 इस लूप में करंट I फ्लो कर रहा है, ठीक है। I करंट फ्लो कर रहा है। अब I करंट फ्लो कर रहा है तो करंट फ्लोज फ्रॉम हायर से लोअर, फिर ऐसे गया करंट फ्लोज फ्रॉम हायर से लोअर रेजिस्टर के लिए। सेल का तो अपना प्लस माइनस तुम लोग जान ही रहे हो। एक पहले I कैलकुलेट करते हैं, चलो लूप रूल से करते हैं। यहाँ से चलेंगे और लौट के फिर यहीं पे आएंगे, लेकिन टारगेट याद रखना, टारगेट है वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो उस टारगेट को कैसे अचीव करेंगे हम दो स्टेप्स में, तुम देखना। पहले हम I निकालेंगे और उसके बाद कैसे हम VA माइनस VB निकालेंगे, तुम ध्यान से देखना, दो स्टेप्स में। तो चलो यहाँ से चलना शुरू करते हैं। चल रहे प्लस से माइनस तो माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे नाउ अब हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं माइनस I इंटू R1, फिर माइनस से प्लस तो प्लस E1, फिर चल रहे प्लस से माइनस तो माइनस E2, फिर चल रहे प्लस से माइनस माइनस तो I इंटू R2, फिर लौट के वहीं पे आ गए तो 0। ये हम लूप रूल लगाए। लूप रूल माने जहां से चले हैं अगर वहीं पे आ गए, ऐसे चले वहीं पे आ गए तो सब जानता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। द सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल अराउंड ए क्लोज्ड लूप इज 0। अगर जहां से चलते हैं अगर उसी पॉइंट पे आ जाए, ठीक है, तो उसी पॉइंट पे आ गए तो उसी पोटेंशियल पे आ गए, इसी को लूप रूल बोलते हैं। तो इसको हम लिख देते हैं फ्रॉम लूप रूल। फ्रॉम लूप रूल, लूप रूल में जहां से स्टार्ट करते हैं वहीं पे पहुंचते हैं। तो चलो यहाँ से हम लोग को इन दोनों में से I कॉमन उधर कर दो और I कॉमन लो। देखो तो तुम लोग को दिख रहा है इन दोनों उधर फेंक दिए, ये दोनों एक साइड अकेले रह गया, अरेंज कर लेना तुम लोग। और नीचे हो गया R1 प्लस R2, ये हम लोग का I आ गया, ठीक है। देखें ये अपना रह गया और ये दोनों, हाँ एकदम सही है, कॉमन लेके अरेंज करके हम I निकाल लिए। अब देखो हमको टारगेट क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है।
कि ये दोनों मिल के जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करेगा ये अकेले करेगा। क्लियर? तो चलो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, वही वाला ब्रांच वाला कि एक सिंगल ब्रांच में कैसे लिखते हैं, याद है ना इक्वेशन। चलो यहाँ पे कितना है भाई पोटेंशियल, तो V है। चलो V है, फिर चल रहे तुम नीचे से नहीं जा सकते हो, या तो ऐसे करके B को जो ऐसे दोनों में आंसर सेम आएगा, हम ऊपर से चल रहे हैं तो V है, फिर चल रहे प्लस से माइनस तो माइनस E1, फिर चल रहे तो माइनस से प्लस तो प्लस IR1, फिर पहुंच गए B पे तो उतना पैसा बचा भी। अब ये तुम लोग एकदम एक्सपर्ट हो गए होगे इसको कि कोई एक ब्रांच में कैसे इक्वेशन लिखा जाता है, इसके लिए बहुत अच्छा समझा है। व्हीटस्टोन ब्रिज के पहले 3 प्रॉब्लम बताएं, लास्ट वाला जो वीडियो था उसमें भी हम 2 लेक्चर दोनों चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाला सवाल में भी इसका मदद लिए थे। चलो तो यहाँ पे कोई बच्चा बोलेगा अब तो सर हो गया VA माइनस VB और ये दोनों उधर गया तो E1 माइनस IR1। अब VA माइनस VB सब जानता है E इक्विवेलेंट होता है, नहीं समझाए थे वही ना, VA माइनस VB पोटेंशियल डिफरेंस E इक्विवेलेंट होता है, सेम होना चाहिए। अब E1 माइनस I का वैल्यू रखते हैं, चलो I का वैल्यू क्या है भाई, तो E1 माइनस E2 बाई R1 प्लस R2 इंटू R1। तो सुनो ना इंटू R1 डायरेक्ट कर देते हैं, अच्छा ठीक है चलो हटाओ इंटू R1। अब चलो E इक्विवेलेंट तो E1 R1, चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एलसीएम नीचे R1 प्लस R2 ही आ गया तो E1 R1 ठीक है प्लस E1 R2 माइनस E1 R1, ये भी ब्रैकेट टूट रहा है माइनस माइनस प्लस E2 R1। देखो तो कुछ कट उठ रहा है, E1 R1 कट रहा है, यहाँ हम लोग का E इक्विवेलेंट कितना आया E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। अब इसको याद करो भाई, कैसे लिखोगे E इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 R1 सॉरी E1 R2, मतलब पहला का EMF है तो दूसरा का रेजिस्टेंस है E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1। लेकिन ये फॉर्मूला तभी यूज होगा जब 2 सेल है। अब 2 से ज्यादा सेल होगा तो कोई बच्चा बोलेगा सर सीरीज में तो आप बता दिए कि कितना भी सेल रहेगा हम लोग चल के इक्वेशन लिख देंगे VA माइनस VB का, लेकिन पैरेलल में मान लीजिए ये तो सिर्फ 2 सेल के लिए, 3 सेल रहेगा तो क्या करेंगे, तो उसके लिए भी हम बताते हैं तुमको। पहले तुम नोट करो, पहले ये आंसर आ गया, E इक्विवेलेंट भी आ गया और R इक्विवेलेंट भी आ गया, लेकिन अभी एक स्टेप और है इसका, पहले अच्छा से नोट करो, कितना अच्छा से 2 स्टेप में बता दिए। लूप रूल से करंट निकाल लिए, फिर यहाँ से चले और हम लोग VA माइनस VB निकाल लिए, और वही VA माइनस VB हम लोग का E इक्विवेलेंट है, पहले ही समझा चुके हैं। चलिए देखिए अब करना क्या है, पैरेलल ग्रुपिंग खत्म नहीं हुआ, रुक जाओ भी। देखो पैरेलल ग्रुपिंग अभी देखो एक स्टेप और है, अब इसको इससे डिवाइड कर दो। अगर तुम ठीक है इसको अगर फर्स्ट मान लेते हैं मान लो इसमें, और इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब तुम डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1 करो, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 करो, तो देखो तो किसको किसको दिख रहा है, E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट, E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। ये वाला डिनोमिनेटर कट जाएगा क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं, ये कट जाएगा और हम लोग का कुछ इस तरह हो जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में आएगा E1 R2 प्लस E2 R1, डिनोमिनेटर में आएगा R1 इंटू R2, और ये वाला तो कट ही चुका है भाई, डिवाइड आता है ना भाई, डिवाइड करो ना इसको, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से, ठीक है। अपना भी थोड़ा ब्रेन लगाइए, सब डिवाइड मल्टीप्लाई में 8th 9th का क्लास का बात है। अब इसी को अरेंज करके लिखेंगे तो ऐसा लिखेगा E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट। अब अलग करो, जैसे कि A प्लस B बाई C है तो तुम A बाई C प्लस B बाई C अलग करके लिख सकते हो ना, तो अलग करोगे तो यहाँ R2 कट जाएगा और E1 बाई R1 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखोगे R1 कट जाएगा तो E2 बाई R2 आएगा। E स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसको याद किया जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। मान लो कि लाइन से बहुत सारा सेल लगा हुआ है, लाइन से E1 R1
E2R2, E3R3, डॉट 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 ENRN। तो अब n सेल्स अगर पैरेलल में लगा हुआ है, सबका EMF दिया हुआ है और इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो n सेल्स के लिए देखो कैसे लिखते हैं इसी को, फॉर n सेल्स इन पैरेलल। ठीक है, तो यहां पे कैसे लिखते हैं भाई, E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस डॉट 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 EN बाई RN। E होता है स्टैंडर्ड रिजल्ट, जिसको याद किया जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सीरीज में तो दिख ही रहा था सीरीज में क्या था, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट डॉट, और E इक्विवेलेंट क्या आया था, E1 प्लस E2 प्लस, मतलब डायरेक्ट जोड़ रहे थे सीरीज में। लेकिन पैरेलल में देखो भाई कॉम्बिनेशन में E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट आता है। और दो सेल रहेगा तो E1 बाई R1 का दो ही के लिए आता है। हम तो थोड़ा अच्छा से बता देते हैं, लेकिन आता दो ही के लिए, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2। तो ये देखो बहुत अच्छा लॉजिक से तुमको समझाया गया है कि दो सेल रहा है उसको हटाए और एक सेल रहा है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस वो दोनों मिलकर जो टर्मिनल्स में प्रोड्यूस कर रहा था, एक सिंगल सेल अकेले वही पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करे, वही पोटेंशियल डिफरेंस अकेले प्रोड्यूस करे, दैट इज इक्विवेलेंट। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो तुम जानते ही हो। अब एक प्रॉब्लम लेते हैं इसको समझने के लिए। आमतौर पे एक ही तरह का प्रॉब्लम आता है, उसको भी बता देते हैं। पहले तुम अच्छा से इसको नोट करो, पहले अच्छा से इसको नोट करो एकदम। अब देखो सब टॉपिक खत्म हो गया तुम लोग का, ठीक है ना, प्रैक्टिस होगा, ज्यादा टेंशन नहीं, चैप्टर खत्म हो गया। ये सब बड़ा चैप्टर में पहले ही बताए थे। याद रखना चैप्टर 1, 2 और 3 इन तीनों से मिला के लगभग 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, याद रखना 20 मार्क्स। तो इसीलिए कॉपी 1, 2, 3 ही से 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा बाबू। तो जो पहला चैप्टर 1, 2, 3 ही चैप्टर अच्छा से पढ़ लिया पास हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए सारा टॉपिक अच्छा से लॉजिक से तुमको हम बता रहे हैं सारा टॉपिक को। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल भी एकदम क्लियर हो गया होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर क्लियर था, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर रिवीजन करो क्लियर था, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल भी क्लियर है। तीनों को एक बार एक साथ रिवीजन करो कॉपी में, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। पहले इसको नोट करो और फिर समय निकाल के एक साथ तीनों को रिवीजन करना पेज पर पढ़ के। चलो नोट करो। अब एक प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम उधर लिखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द करंट I through the 10 ohm resistance in figure shown। देखो जैसे कि एक सेल लगा, ऐसे दिया हुआ है। पहले फिगर को बनाने तो ध्यान से देखना कैसे दो सेल पैरेलल में है और एक 10 ओम का रेजिस्टेंस। अब ऐसे दिया हुआ है, बुक का है, ये पॉइंट मानो, चाहे ये पॉइंट मानो ए है, चलो इसी को मानो ए है, और ये टर्मिनल बी दिया हुआ है फिगर में, और इसमें यही आई हम लोग को निकालना है। और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 10 ओम का दिया हुआ है। अब इसका R1 है 2 ओम का और R2 है 1 ओम का, और इसका EMF है 10 वोल्ट का और इसका EMF है 5 वोल्ट का। क्वेश्चन को पहले देख लो भाई। अब साफ दिख रहा है कि A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो प्रोड्यूस होगा इन दोनों के कारण होगा। तो यहाँ ग्रुपिंग ऑफ सेल्स है और दोनों सेल पैरेलल में दिख रहा है। ठीक है, तो इस सवाल को हम बना के दिखाते हैं। हम लोग को करंट पता करना है, तो हम इन दोनों का इक्विवेलेंट करेंगे तो तुमको क्लियर हो जाएगा कि कैसे इस फॉर्मूला को हम लोग लगा सकते हैं। E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2। तो तुमको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से। और यही है, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, जितना पढ़ा रहे हैं उतना तुम्हारे लिए काफी है। बहुत टीचर तो स्किप करते हैं, बहुत सारे टीचर्स ये प्रूफ ही नहीं करते कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, तो समझा ही नहीं पाते हैं कि पोटेंशियल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में इक्विवेलेंट सेल का मतलब क्या है। तो तुम समझ रहे हो इक्विवेलेंट सेल का मतलब क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेल्स है। बहुत सारे स्कूल वगैरह में तो स्किप कर दिया जाता है
या फिर बताते हुए तो बच्चा को पता नहीं चलता कि हो क्या रहा है भाई। 2 सेल के जगह एक और 1 सेल आया, 2 सेल जो काम कर रहा था 1 सेल कर रहा है। इसका मतलब क्या, मतलब है कि ये दोनों जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कर रहा है 1 सेल अकेले करेगा। आओ करते हैं। सबसे पहले क्या बताएं हम, आर इक्विवेलेंट सोचो, इन दोनों की जगह आर इक्विवेलेंट, तो पैरेलल में प्रोडक्ट बाई सम, तो सब जानता है कि आर इक्विवेलेंट डायरेक्ट हो जाएगा R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, 2 के लिए करते हैं। ये ट्रिक सिर्फ 2 के लिए यूज होता है। अगर मान लो एक और दे देता तो फिर पूरा करना पड़ता, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, अब फिर पूरा ऐड करके रेसिप्रोकल करना पड़ता। 2 के लिए ये सिर्फ ट्रिक है, बार बार बोलते रहते हैं एक ही बात हम। चलो अब यहाँ पे 2 इंटू 1 तो 2, 2 प्लस 1 तो 3, तो ये हम लोग का 2/3 ओम आ गया। सुनते रहना। अब हम क्या फॉर्मूला दिए थे भाई, E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2। चलो रखते हैं, हमको चाहिए E इक्विवेलेंट। E इक्विवेलेंट को ये भी छोड़ दिया, R इक्विवेलेंट यहाँ पे बताओ कितना है 2, इसको उधर कर दिए, इसको उस तरफ कर दिए, तो R इक्विवेलेंट यहाँ आ गया, तो R इक्विवेलेंट है 2/3। अब क्रॉस कर सकते हैं ना। चलो अब E1 बाई R1, तो E1 बाई R1 10/2, E2 बाई R2, E2 बाई R2 5/1, तो ये हो गया 5 कट के 5 प्लस 5 10, 10 इंटू 2 20, 20/3। क्या हो गया बात, अब यही फिगर सोचो ऐसा हो गया, ए अपने जगह पे है, बी अपने जगह पे है, रेजिस्टर अपने जगह पे है, ठीक है। और अब इन दोनों के बीच में एक सेल आ गया। सोचो 2 के जगह पे अब 1 सेल आ गया, कितना आसान हो गया ना। अब E इक्विवेलेंट कितना है भाई, तो इसका E इक्विवेलेंट है कितना 20/3 आया ना, 20/3 वोल्ट। और इसी का इंटरनल रेजिस्टेंस बाजू में अगर दिखा दे तो R इक्विवेलेंट कितना है 2/3 ओम। सोचो क्या था सर्किट देखने में और क्या हो गया, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स की मदद से, ठीक है। सीरीज में तो तुम अपने से बहुत इजी था, पैरेलल में भी हम एग्जांपल दे दिए। अब कोई बच्चा बोलेगा अब तो सर पता चल जाएगा, अब हम लोग को आई निकालना है। अब हम क्या बताए थे, सिंगल लूप रहता है और एक ही सेल रहता है तो डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो देयरफॉर करंट आई इज इक्वल टू सोर्स का वोल्टेज, तो ई इक्विवेलेंट बाई टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस आर इक्विवेलेंट। अब ये सिंगल्स, एक ही सिंगल लूप रहता है और एक ही सेल रहता है तो डायरेक्ट करो ना ओम्स लॉ से, तुम नहीं तो कर लेना किरचॉफ लॉ से, रोज बोलते हैं, वही आंसर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे E इक्विवेलेंट कितना है, तो 20/3, R कितना है 10 प्लस R इक्विवेलेंट कितना है 2/3। तो रुक जाओ, 3 तो कटेगा लेकिन उसके पहले 30 प्लस 2 32, ठीक है 2, और फिर यहाँ पे 20, देख लो अच्छा से, ठीक है 20/20 कितना आ गया 32, मतलब कि 5/8 एम्पेयर ये आंसर दिया हुआ है, आपका बुक में सही भी है। तो यहाँ पे देखिए आप समझ गए होंगे कि कैसे सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग को हम लोग सॉल्व किए सेल्स का, और एक प्रॉब्लम से समझ गए होंगे कैसे 2 सेल के जगह एक ही सेल आया और वो वही पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करेगा, ये सिंगल सेल जो ये दोनों मिलके कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे तुम समझ गए होगे पोटेंशियल डिफरेंस को, VA माइनस VB बहुत अच्छा से तुमको समझा दिया गया है। इतना तुम प्रैक्टिस करो, लगभग चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है, लेकिन अभी सर्किट का प्रॉब्लम कुछ प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। जैसे सिमेट्रिकल सर्किट है, एक नोडल एनालिसिस मेथड है, वो सब भी सीख लोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। बाय बाय, फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो।